हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का यह वीडियो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री हल करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही सीरीज शुरू किए थे बायोलॉजी का, जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज हल किए बायोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का हल कर रहे हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री में हम लोग 2 अध्याय हल कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा अध्याय जो है ना, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस प्रकार चैप्टर वाइज आपको 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न है वही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है यानी कि NCERT साइंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का अध्याय रहेगा अध्याय 3, धातु एवं अधातु। ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं प्रश्नों को हम कंप्लीट हल करेंगे। आपको यदि एक बार में समझ में नहीं आता है या फिर आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको 1 शॉट थ्योरी मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 50 मिनट या 1 घंटा का वीडियो आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी मिल जाएगा। तो आप एक बार वहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो है काफ़ी चीज़ें याद हो जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाने में हेल्प रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? ठीक है, धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो धातु एवं अधातु में अंतर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ठीक है, तो देखिए कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इनमें से जो है वो कार्बन अधातु है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये सभी क्या है? धातु है। ठीक है ना, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ये सभी धातु है और कार्बन अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए नंबर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु देखिए क्या होती है, धातु एवं अधातु के जिसमें गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपधातु। तो जिंक जो है, जिंक, कैल्शियम और ये क्या है? कार्बन अभी हम देखे क्या है? अधातु है, जबकि जिंक धातु है, कैल्शियम भी है ना। तो उपधातु पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर, कि जी जो है वो उपधातु है, जिसमें कि धातु एवं अधातु के गुण पाए जाती है। ठीक है, 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? यानी कि जिंक ब्लेड जो है वो किस धातु का अयस्क है? जिंक, सबसे पहले कि जिंक ब्लेंड जो है, यानी कि जिंक ब्लेंड को सिंबल इस प्रकार के लिखते हैं, जिंक और एस। ठीक है ना, ये एक प्रकार का क्या है? अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है ये बताना है। ठीक है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड है सिर है, तो सॉरी यहाँ लिख दिए ZNS का, तो इसका जो है जिंक धातु का ही ये एस्क होगा, जिंक ब्लेंड। ठीक है, 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? देखिए ये NCERT का ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी, क्योंकि जिंक की अपेक्षा जो है, टिन की अपेक्षा जो है वो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिसमें जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों में टिन का लेप किया जाता है, ताकि वो खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक और कुचालक 2 प्रकार के, यानी कि सुचालक जिससे होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है, और कुचालक जिससे होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है ना, तो 5 का आंसर हो जाएगा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होगा? तो Ag जो है, यानी कि Ag सिल्वर विद्युत का ऑप्शन के अनुसार सबसे अच्छा सुचालक है, जबकि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर है ना, ये सभी कुचालक है।
Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु वही धातु एवं अधातु के गुण को उपधातु कहेंगे। तो इसका आंसर जो है Sb यानी कि एंटीमनी। Sb का क्या है? एंटीमनी, है ना। ये सैंपल भी याद रखेगा किसको क्या कहते हैं। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है, जबकि उपधातु यानी कि बाकी जो है Fe, Cu, Ne सभी क्या है? धातु है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, पीतल है। पीतल क्या है? धातु, अवधातु, उपधातु या अधातु या फिर मिश्र धातु? तो धातु जो है वो एक प्रकार के मिश्र धातु है पीतल। किसका किसका मिश्र धातु? मतलब दो धातुओं से मिला हुआ किसका है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का, ठीक है ना। तांबा प्लस जस्ता यानी कि जिंक का ये मिश्र धातु है कौन? पीतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, आयनिक यौगिक इनमें से क्या है? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। आयनिक यौगिक यानी कि जिसमें आयन होता है ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये क्या करता है? सहसंयोजक। बाकी जो है CH4, CO2, NH3 ये सभी क्या है? सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। आयनक यौगिक ये 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? यानी कि कौन से पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट धातु है, ठीक है ना। इसको हम लोग खुले में भी रख सकते हैं, जबकि तांबा, जिंक, पोटेशियम ये सभी ऑक्सीजन से संयोग करके कुछ यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट, जो शुद्ध सोना का 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जबकि 22 कैरेट में जो हम लोग आभूषण का बनाते हैं, है ना, 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है और 2 कैरेट अन्य धातु मिलाए जाते हैं ताकि वो गोल्ड को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। तो का राइट आंसर बी हो जाएगा 24 कैरेट। 11 का, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, कमरे के ताप पर अधातु पूछ रहा है, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अधातु पूछेगा तो 11 का ए होगा यानी कि ब्रोमीन, जबकि धातु पूछेगा तो धातु में आ जाएगा Hg पारा, है ना। Hg पारा ये क्या हो जाएगा? धातु जो कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है ये ब्रोमीन। देखिए 14, 19, 22 कितना बार पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें धातु और अधातु में कंफ्यूज होता है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। अधातु में ब्रोमीन, धातु में पारा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। यानी सीसा को किससे डिनोट करते हैं? PS से, है ना, PB से, सॉरी PB से प्लस टीन SN से, है ना, मिश्र धातु को व्यक्त करते हैं। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 13 का, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ठीक है, तो आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटती है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर की फ्लोरीन की आयन ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, क्योंकि ये जिसमें क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन जिस वर्ग में है ना आवर्त में, उसी में सबसे ऊपरी फ्लोरीन है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा कि किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो 13 का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14 का, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कि कॉपर जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये हवा और ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ मिलकर बहुत जल्दी मतलब अभिक्रियाशील हो जाती है, जबकि पारा, गोल्ड,
है ना, HgAgAu कम अभिक्रियाशील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का, निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, अधातु तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़े थे, अधातु है, जबकि बाकी सभी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का, कार्बन क्या है? अभी हम देखिए कार्बन क्या है, तो यह एक क्या हो जाएगा, अधातु है। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ लेते हैं तो उसी क्वेश्चन को बार बार इधर से उधर से मतलब घुमा के पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका थ्योरी अच्छे से पढ़िए, है ना, एक बार में नहीं हो रहा था, आप 2 बार पढ़िए, यानी कि एक ही वीडियो में जो है आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का, सिलिका क्या है? ठीक है, सिलिका क्या है? यह एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है, जिसमें धातु एवं अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, और सिलिका का सिंबल होगा, प्रतीक होगा Si। ठीक है, 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 का, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होता है? सक्रियता श्रेणी के, तो ऊपर के धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर, जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। 19 का, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ठीक है ना, इसके धातु के उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? तो इसका होगा धनायन, है ना, धनात्मक विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव। उसके बाद 20 का क्या है? धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता क्या होते हैं? ये क्षारकीय होती है। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होती है, और कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, लेकिन प्रायः जो है वो क्षारकीय होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 20 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है ना, कि जो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जिस विधि से हम लोग दूर करते हैं उसको क्या कहते हैं? चूंकि चुंबक दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि चुंबक से क्या करते हैं? अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है ना, तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि चुंबकीय पृथक्करण। 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 22, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? हाथों से चुनकर, निक्षालन से, निस्तारण से, फैन प्लावन द्वारा। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि फैन प्लावन द्वारा जो है वो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ना? एल्युमिनियम का पूछ रहा है कि कौन सा मिश्र धातु है, तो ये मैग्नीलियम हो जाएगा इसका मिश्र धातु, है ना। ये मुख्य रूप से एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है मैग्नीलियम में। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये तो इतनी बार पूछा गया, एल्युमिनियम का जो है वो अयस्क कौन है? बॉक्साइड, है ना। 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है ना, तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये जो कॉपर पाइराइट से है, ये इसका प्राथमिक अयस्क है ना। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से किस धातु के गलनांक सबसे कम है? 26 का है कि सबसे गलनांक कम किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का। दिए गए ऑप्शन के अनुसार सोडियम का जो है गलनांक सबसे कम है, और सोडियम क्या है? यह एक प्रकार का धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि S8, है ना। ये सल्फर ये क्या बनाता है? ये अष्ट परमाणु को अणु के बने होते हैं, जिसमें S4 साधारण गंधक होते हैं। 28, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? 28 का फास्फोरस P4, है ना। इसको P4 यानी ये भी क्या है? चतुष्परमाणुक, है ना। 4 परमाणु के फास्फोरस के बने होते हैं। फिर 29, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है?
किस दरों में? सोना जो है वो एक एक्वा रिजिया जिसको कि अम्लराज बोलते हैं उसी में घुलते हैं, बाकी ये किसी चीज़ में नहीं घुलते हैं। अम्लराज क्या होता है, यानी कि एक्वा रिजिया क्या होता है, ये HCl है ना, HCl और नाइट्रिक अम्ल, और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल, इसके मिश्रण होते हैं। ये HCl3 अनुपात नाइट्रिक अम्ल 1, 3 अनुपात। ये भी पूछा जाता है कि अम्लराज जो है वो किसके मिश्रण होते हैं, तो अम्लराज यानी कि एक्वा रिजिया ये HCl और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण होते हैं, और HCl जो है वो 3 रेशियो में और नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में, यानी कि 3:1, ठीक है ना। ये अम्लराज घुरे होते हैं जिसमें कि गोल्ड घुल जाता है। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 30 का, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा का, ठीक है ना। 21, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज में सिर्फ क्या घुलता है, गोल्ड। अभी देखें हम 29 का आंसर है ना, जो कि HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो इस प्रकार 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोल्ड। 32, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, ठीक है ना, अति ज्वलनशील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, क्योंकि श्वेत फास्फोरस जो है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील भी है, जो कमरे के ताप पर दरों में है ना स्वयं प्रज्वलित हो जाता है, इसीलिए ये एक अति ज्वलनशील है श्वेत फास्फोरस। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 33, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, यानी कि उसको व्यापार के स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का, ठीक है ना, Al2O3 2H2O, यानी कि लोहा का जो है सबसे अधिक अयस्क बॉक्साइट में मिल जाता, बॉक्साइट है, और ये व्यावसायिक स्तर पर यानी कि बिजनेस के स्तर पर इसका यूज़ किया जाता है। 33 का राइट आंसर बी। 34, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। जब लोहे के है ना चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि ये अशुद्ध सिलिका के साथ क्या निष्कर्षण किस अयस्क से एक साथ यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 34 का धातुमल है ना ये क्या बनाता है, धातुमल कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, इस यौगिक को धातुमल कहते हैं। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 35, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, यानी कि किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक विभिन्न भौतिक रूप में पाए जाने के कारण उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अपरूपता है ना, एलोट्रोपी। ये क्या होता है, जैसे कि कार्बन के अपरूप क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट, तो है ना, तो 2 या 2 से अधिक भौतिक रूप पाए जाने के कारण इसको क्या कहेंगे, अपरूपता। हम लोग कार्बन का उदाहरण देख सकते हैं कि कार्बन के अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 का क्या है, धातुओं की प्रकृति होती है, मतलब धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक, क्योंकि धातु क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, है ना। जैसे सोडियम एक धातु हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनाएगा, धनायन बनेगा, इसीलिए इसकी प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए। 37 नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक यानी कि जस्ता। इस विधि को मतलब कि जिंक की परत चढ़ाने के कारण इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को, ठीक है। 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 का क्या है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जो कि टूटी हुई हड्डियों में हम लोग यूज़ किया जाते हैं, तो इसका जिप्सम
राइट आंसर हो जाएगा कि जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 है ना, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये हमारा बनता है CaSO4 और हाफ H2O, यानी कि अर्ध हाइड्रेट। CaSO4 अर्ध हाइड्रेट, ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक ठोस क्रिस्टलीय है, ठीक है ना। तो 38 का राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किस में बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को एनोड में बनाया जाता है, जो कि एनोड क्या है, एक धनात्मक है, और कैथोड, कैथोड क्या है, एक ऋणात्मक है, जो कि इसमें शुद्ध धातु को बनाया जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि एनोड जो है वो धनायन बनाते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, और ये कैथोड जो है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, कैथोड में शुद्ध धातु, एनोड में अशुद्ध धातु को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसका 39 का राइट आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है, एनोड में बनाया जाता है अशुद्ध धातु को। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का, इस चैप्टर में जो है वो काफ़ी 85 क्वेश्चन है, तो चलिए 85 क्वेश्चन भी हम देखते हैं। 40 का क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऑप्शन के अनुसार जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा के, है ना, यानी कि पोटेशियम। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको खुले में नहीं रखते हैं, है ना, इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रख सकते हैं, सोडियम और ये पोटेशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यानी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ होता है। और ये क्या है, 41 का राइट आंसर, ये चमकीला उजला, यानी कि सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 41 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक्वारेजिया, जो कि एक्वारेजिया किससे संबंधित है, जो कि गोल्ड को घुल जाती है ना, इसको रॉयल जेल कहते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, अभी हम बताए थे कि ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, किस अनुपात में, 3:1, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल ये 1 अनुपात, ठीक है ना, 3:1 के रूप में इसको मिश्रण होता है एक्वारेजिया में, जिसको कि गोल्ड को घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, यानी कि शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है, तो ये चमकदार होती है, जबकि अधातु और चमकदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी कि जब धातु के तार को, उस गुण को क्या कहते हैं जिसको खींचकर तार के रूप में बनाए जा सकते हैं, तो इसको कहेंगे तन्यता। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि औघात वर्ण क्या होती है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतले चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो आघात वर्धता। ये धातु के सभी भौतिक गुण हैं, ठीक है ना, धातु के भौतिक गुण, धातु एवं धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका कंप्लीट हम बिल्कुल हम अपना 1 शॉट थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं। यदि आप इसका थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका क्लास 10 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 46, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ध्वनिक या फिर सोनोरस। देखिए ये 2 नाम याद रखिएगा, ध्वनिक तो आपको याद हो जाएगा कि ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन सोनोरस में कन्फ्यूज होगा, लेकिन ये वर्ड याद रख लीजिएगा, ध्वनिक और सोनोरस ये दोनों जो है, दोनों सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, इससे संबंधित है, ठीक है। 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 है, सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि सबसे अधिक कौन सी धातु जो है वो तन्य है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड जो है तन्य धातु है। लगभग 1 ग्राम सोना में 3 किलोमीटर बनाया जा सकता है, इसको लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 3 किलोमीटर है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन हो गया, सोना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, अभी बताए थे कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु
है ना, यानी कि Hg, तो द्रव अवस्था में, जबकि अधातु क्या था, ब्रोमीन था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 49। उसके बाद 50, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यानी कि धातु के गुण क्या देखे कि चमकीले होते हैं, अधातु में चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन अधातु होते हुए भी कुछ अपवाद है, अपवाद से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको अपवाद ही याद रखना है अधिकतर। तो 15 का हो जाएगा अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है ना, ये आयोडीन क्या है, एक अधातु है और ये चमकीला है। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 51, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ठीक है ना, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हीरा। ठीक है ना, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 51 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एनोडीकरण, है ना। इसकी मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की विधि को कहते हैं एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। अभिक्रियाशीलता यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऑप्शन के अनुसार क्या है, मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, जिंक और Fe, है ना। 53 का राइट आंसर सी। 54, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। यानी कि ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अभी हम ऊपर में एक क्वेश्चन देखे थे, सोडियम और पोटेशियम सभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 55, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, ये 11 हो जाएगा, है ना। 55 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, पोटेशियम की परमाणु संख्या। देखिए आप लोग परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, कम से कम मेन इम्पोर्टेंट, और 20-25 तक तो ज़रूर याद करके जाइएगा। देखिए उसी से अंडर 20 से ही पूछ रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी है, तो इसका 56 का राइट आंसर ए 19, है ना, पोटेशियम की परमाणु संख्या। फिर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो जाएगी। हीलियम की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, बोलो ना। कम से कम 1 से 20 तक जरूर याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, है ना। उसके बाद उधर गोल्ड का, क्रोमिनियम का मेन याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का, कैल्शियम की परमाणु संख्या। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 20। 61, फास्फोरस की परमाणु संख्या। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 61 का सॉरी क्या है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, ठीक है। 61 का बी 15 हो जाएगा। आयरन यौगिक के सोडियम क्लोराइड का गलनांक है, ये इसका मान आप याद ही रखिएगा, है ना। कैल्शियम क्लोराइड ये आयनिक यौगिक है, कौन, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनती है, इसीलिए जो है ये एक आयनिक यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड, और इसकी गलनांक जो है वो 1074 है। 63 क्या है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। देखिए केरोसिन में डुबोकर किस में रखते हैं, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है तो इसमें आग लगने की संभावना रहती है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 का क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है ना। तो एकमात्र अधातु जो है वे विद्युत के सुचालक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, ग्रेफाइट, जो कि क्या है अधातु है और ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। राइट आंसर 64 का ए। 65 क्या है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ को परत चढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं 65 का जंग लगना। जब लोहे को वायु में ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से उसमें क्या होता है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन है कि जब वो लोहे में जंग लगती है तो वो किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो भूरे रंग की, और इसी भूरे रंग को क्या कहते हैं हम लोग, रस्ट कहते हैं, यानी जंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, जंग। 66 क्या है कि अयस्क से
एक मिनट। अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये धातुकर्म, है ना। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातुकर्म। 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 जंग रोधी स्टील क्या है? यानी कि स्टील में जो है वो एक मिश्र धातु है जिसको कई पदार्थ मिलाकर, है ना, कई तत्व मिलाकर उसको जंग रोधी बनाते हैं। तो ये क्या है? एक मिश्र धातु है जंग रोधी स्टील, है ना, वही पूछ रहा है। तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 68 सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन, है ना, जो कि आयनन ऊर्जा भी इसमें सबसे अधिक हो, देखिए ऊपर से नीचे आने पर आयनिक ऊर्जा घटती है। तो फ्लोरीन की जो है आयनिक ऊर्जा सबसे अधिक है, उसमें से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी होगा। ये 68 का राइट आंसर बी फ्लोरीन। 69 क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड भी है, क्रायोनाइट है, लेकिन सामान्यतः बॉक्साइड ही पढ़ते हैं, है ना। तो इसको क्रायोनाइट भी याद रखेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क जो है ये क्रायोलाइट भी है। 69 का सी सही हो जाएगा। 70 का है 70 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो हो Fe है ना, आयरन। जबकि एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, अभी हम एक क्रम देखे थे, सबसे अधिक मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फिर ये Fe। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 61 निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी सोडियम, क्योंकि ये सबसे हल्की और अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। 72 लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी कि लोहे के जो फ्राई पैन है उसको जंग से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 73 क्या है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? देखिए वैसे सामान्यतः तो सबसे भारी धातु ऑस्मिनियम है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ चलेंगे तो इसका सबसे भारी धातु हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। उससे पहले हम लोग ऑस्मिनियम जानते हैं। ठीक है, और यूरेनियम जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक धातु है जो कि सबसे भारी है। 74 जस्ता का एस्क है। जस्ता का एस्क क्या हो जाएगा? ये जिंक प्लेट, जो कि एक पिछला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े थे, जिंक प्लेट किसका एस्क है? तो जिंक प्लेट। ठीक है, इसका सिंबल होगा जिंक एस और जिंक को जस्ता को जेड। 74 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 75 सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? धातु और धातु उपधातु, तो ये हो जाएगा उपधातु, जो कि इसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु में। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा? एक उपधातु। 76 क्या है? आभूषण बनाने वाला सोना होता है। अभी हम बताए थे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24, लेकिन उसको आभूषण बनाने के लिए 22 यूज़ करते हैं और 2 अन्य धातु यूज़ करते हैं ताकि उसका मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी 22। 77 निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है ना, उत्कृष्ट तत्व। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ये आर्गन। ये सबसे उत्कृष्ट तत्व है क्योंकि ये अपने अष्टक पूरा कर लेते हैं, है ना। 70 आर्गन, AR इसका सिंबल है। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 78 का, तो ताम्र मतलब तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, जो कि इससे पिछले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि कांसा मिश्र धातु है तो किस किस तत्व से? तो तांबा और टीन से। ठीक है ना, ये याद रखिएगा 78 का ए। 79 क्या है? सोना की परमाणु संख्या है, यानी कि गोल्ड की परमाणु संख्या कितनी है? तो 79 है ना। 20 तक याद करना है, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, जैसे सोना हो गया, तो ये सोना का परमाणु संख्या 79।
उसके बाद 18 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या हो जाएगा, पारा, जबकि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। ठीक है ना, बार बार हम उसका अंतर बता रहे हैं। 81 क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट देखिए तो इसका नाम से थोड़ा सा एलिमेंट कीजिएगा। कॉपर जो है वो क्यूप्राइट धातु के कॉपर धातु के अयस्क हो जाएगा क्यूप्राइट। ठीक है 81 का। 82 क्या है, गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या हो जाएगा 16 यानी कि सल्फर है ना, किसका है, सल्फर, जो कि एक गंधक परमाणु है और इसकी परमाणु संख्या 16 है 82 का। 83 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड आमतौर पर जो है वो पानी में घुलकर अम्लीय प्रकृति की होती है धातु के ऑक्साइड, इसीलिए धातु के ऑक्साइड जो है वो प्रायः अम्लीय होती है ना। 82 का राइट आंसर 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। यानी कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण पिछले क्वेश्चन में देते हैं, सोडियम धातु है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले क्या होते हैं, धनात्मक आयन। तो इसका 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। यानी कि स्टेनलेस स्टील क्या है, ये एक मिश्र धातु है और इसमें लोहा और कार्बन के मिश्र धातु तो होते हैं, इसके अलावा और क्या रहते हैं, तो इसके अलावा जो है एक निकेल और क्रोमियम रहते हैं। यानी कि निकेल का सिंबल हो गया Ni, क्रोमियम Cr, ताकि जो है इसको जंग रोधी बनाया जा सकते हैं। यानी कि इसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए इसमें निकेल और क्रोमियम धातु मिलाए जाते हैं, अन्य तत्व मिलाए जाते हैं। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार जो है हम धातु एवं अधातु का कंप्लीट 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम कार्बन एवं उसके यौगिक प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो आशा करती हूँ कि धातु एवं अधातु से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आने वाले प्रश्न संभावित, उन कंप्लीट प्रश्नों यानी कि 85 क्वेश्चन हम हल कर लिए हैं। ठीक है, 85 क्वेश्चन था, लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार जो है आपको 100+ क्वेश्चन हल किए होंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th में है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट अध्याय में कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो आप लोग यदि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कार्बन एवं यौगिक का थ्योरी है ना ज़रूर पढ़ के रखिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक में। तब तक के लिए थैंक यू।